हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं हिंदी पाठ पुस्तक का पाठ 4। पाठ का नाम है थैंक यू नुकुम सर। इस पाठ के लेखक हैं श्री सुरेश उनियाल जी। यह कहानी फिल्म तारे ज़मीं पर की पटकथा पर आधारित है। इस पाठ में एक ऐसे बच्चे के बारे में बताया गया है जिसमें असीम प्रतिभा छिपी थी। उसकी प्रतिभा को निखारने की आवश्यकता थी। उसकी इस प्रतिभा की कोई भी परख नहीं कर पा रहा था। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात एक ऐसे गुरु से हुई जिसने उसकी प्रतिभा को परखा और जाना और उन्होंने उसका मार्गदर्शन किया। उस मार्ग पर चलकर उसने अपना नाम रोशन किया तथा लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लिया। इस प्रकार से बच्चों को गुरु का सम्मान और आदर करते हुए शिष्टाचार में रहकर उस मार्ग पर चलना चाहिए जो उसके गुरु ने बताया है। उस मार्ग पर चलकर बच्चे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और सभी कार्यों में सफल हो सकते हैं। इस पाठ में इसी बात को दर्शाया गया है कि किस प्रकार से एक गुरु के द्वारा ही बच्चों की प्रतिभा को परखा गया और उसकी प्रतिभा को निखारा गया है। आइए शुरू करते हैं पाठ 4। पहले आपको बच्चों से मिलवाऊं तो ये हैं ईशान अवस्थी। एक ईशान अवस्थी नाम का बालक या एक छात्र था। 10 साल के हो गए हैं लेकिन 2 साल से तीसरी कक्षा में पढ़ रहे हैं। इन्हें अगर आनंद आता है तो रंगों, मछलियों, पतंगों और अपने पालतू कुत्ते की संगत में। ईशान को रंगों से खेलने और मछलियां पकड़ने और पतंगों को उड़ाने में ही आनंद आता था और वह 10 साल का था और तीसरी कक्षा थर्ड क्लास में वह 3 साल से पढ़ रहा था, 2 साल से पढ़ रहा था। क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है इनकी समझ में नहीं आता था। कक्षा में जो भी पढ़ाया जाता था वह उसकी समझ में पूरी तरह से नहीं आता था। कुछ पढ़ने की कोशिश में सारे अक्षर आंखों के सामने डांस करने लगते थे। होमवर्क से इन्हें चिढ़ थी। कक्षा में जो भी पढ़ाया जाता था वह उससे समझ में नहीं आता था और वो जितने भी अक्षर वो समझने की कोशिश करता था तो सारे अक्षर उसके सामने डांस करने लगते थे। होमवर्क उसको करने में बिल्कुल भी आनंद नहीं आता था। रिपोर्ट कार्ड इनके लिए कागज़ का टुकड़ा भर था जिसका इस्तेमाल इनके डॉगी ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते थे, उसे चिंदी चिंदी करके। रिपोर्ट कार्ड जो भी उसको मिलता था वह उसका सही से इस्तेमाल या प्रयोग नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि उसके समझ में कुछ भी नहीं आता था और वह उसका जो डॉगी था उसको फाड़ के उसे छोटे छोटे टुकड़े करके फेंक देता था। टेस्ट में सवाल था 3 × 9 कितने? सामने आ गया सौर मंडल के 9 ग्रह। एक दिन कक्षा में एक टेस्ट लिया गया मैथ्स का। उसमें सवाल था 3 × 9 मीन्स 3 × 9 कितने होते हैं? अब उसके समय में ये सब कुछ नहीं आया और उसके सामने आ गए सौर मंडल के 9 ग्रह। ईशान का रॉकेट नंबर 3 के ग्रह धरती को नंबर 9 के ग्रह केतु के पास ले गया। दोनों में टक्कर हुई और 9 हो गया चूर चूर। बचा क्या? 3, यानी जवाब हुआ 3। लिख दिया आंसर शीट पर। ईशान का तरीका तो सही था। इस प्रकार से उसके सामने सौर मंडल के 9 ग्रह आ गए और उसके रॉकेट का नंबर था 3। अब उसने उन दोनों को मिलाया और दोनों में टक्कर हो गई। टक्कर होने से 9 चूर चूर हो गया और बचा रह गया 3। अब उसके दिमाग में यह 3 ही रहा और उसने उस आंसर शीट पर जवाब लिख दिया या उत्तर लिख दिया 3। अब ये ईशान का तरीका था। पहले पीरियड में क्लास से बाहर कर दिए गए तो दूसरे पीरियड में इसलिए बंक कर गए कि मैथ्स का होमवर्क तो किया ही नहीं। पहली पीरियड जो उसके कक्षा की हुई उसमें उसको क्लास से बाहर कर दिया क्योंकि उसने टेस्ट का सवाल गलत किया था और दूसरा पीरियड उसने अटेंड नहीं किया या उसने उस कक्षा में वो नहीं रुका। क्यों? क्योंकि उसने मैथ्स का होमवर्क नहीं किया था। निकल गए अकेले सड़क पर और वह अकेले ही सड़क पर निकल गया। रात को याद आया तो बड़े भाई यूहान को जगाकर उसने एब्सेंट नोट तैयार कराने के लिए खुशामद की। पापा को पता चला तो डांट पड़ी। रात को उसे याद आया कि उसने कक्षा तो अटेंड नहीं की थी, क्लास में वो नहीं था। अब उसको एक एप्लीकेशन लिखवानी थी। उसने अपने बड़े भाई यूहान जिसका नाम था उससे एप्लीकेशन तैयार करवाई या लिखवाई
और पापा को जब उसके पता चला ये बात तो उन्होंने उनको बहुत डांटा। अगले दिन पापा स्कूल में टीचर से मिले और बहुत सी बातों का पता चला। तय हुआ कि ईशान को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाए, क्योंकि बोर्डिंग स्कूल वाले ठोक पीट कर ठीक कर देते हैं। अगले दिन क्या था, उसके पिताजी उसके स्कूल गए और बहुत से अध्यापकों से बातचीत हुई, उसके बारे में बहुत सी बातों का पता चला। अब ईशान को यह तय हुआ कि ईशान को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाए, यानी छात्रावास में भेज दिया जाए, क्योंकि छात्रावास के अध्यापक या वहाँ जो भी अध्यापक लोग रहते हैं वे बच्चों को ठोक पीट कर ठीक कर देते हैं, मतलब शिष्टाचार के द्वारा उन्हें अच्छे से रहना पढ़ना सिखा देते हैं। ईशान चिल्लाता रह गया, वह बोर्डिंग स्कूल नहीं जाएगा, माँ से दूर नहीं जाएगा, लेकिन पिता नहीं माने। वहाँ से पिताजी को आश्वासन मिला कि यहाँ तो बड़े बड़े बिगड़ैल घोड़ों को नाल पहनाई है हमने, और था भी कुछ ऐसा ही। हर टीचर डपटते कुछ इस तरह कि वह डांट कम और अपमान ज़्यादा होता। ड्राइंग टीचर तो पिटाई करने से भी नहीं चूके। बात करने के लिए था तो साथ बैठने वाला लड़का राजन दामोदरन, जो बैसाखियों के सहारे चलता था। ईशान ने बहुत समझाया। ईशान कहता रह गया कि वह बोर्डिंग स्कूल या छात्रावास नहीं जाएगा, अपनी माँ से दूर नहीं रह पाएगा, लेकिन उसके पिताजी ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि उनको विश्वास था कि वहाँ जाकर हर बच्चा पूरी तरह से सुधर जाता है या शिष्टाचार और डिसिप्लिन में रहकर वह बहुत कुछ सीख जाता है। और टीचर जो डांटते थे वहाँ भी डांटते थे, लेकिन वहाँ पर हर बच्चे को एकदम शिष्टाचार में रहना सिखा दिया जाता है। इस प्रकार से और छात्र जिनके साथ वो पढ़ता था वहाँ पर कोई भी उससे बात नहीं करता था। बस एक छात्र जो उसका सहपाठी था, वह जिसका नाम था राजन दामोदरन, वो ही सिर्फ उससे बात करता था। परिवार से दूरी और हर बात का अपमान ने ईशान को तोड़कर रख दिया। वह अपने में ही सिमट कर रह गया, जवान जैसे मुंह के अंदर बंद होकर रह गई, लेकिन किसी को इसकी परवाह नहीं थी। माँ का फ़ोन आया तब भी यह जवान बंद ही रही। वह बता रही थी कि इस शनिवार को मिलने नहीं आ पाएंगे, क्योंकि भाई योहान का टेनिस मैच है। माँ बात करती जा रही थी और ईशान फ़ोन नीचे रखकर चला गया था, सिर झुकाए चुपचाप। एक समय की बात है जब उसकी माँ ने उसको फ़ोन करा, उसको बताना चाह रही थी कि वो इस शनिवार को उससे मिलने नहीं आ पाएंगी, लेकिन परिवार से दूर रहने के बाद ईशान के मन में एक अपमान का भाव आ गया था और उसके मन में बहुत सी बातें चलती रहती थी। वह चुपचाप रहता था, किसी से भी अपनी बात नहीं बताता था और ना ही ज़्यादा बोलता था। वह अपनी माँ से बात भी नहीं किया, उसने अपनी माँ से बात नहीं की और उसकी माँ बोलती जा रही थी कि इस शनिवार को वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि उसके भाई योहान का मैच है, लेकिन उसने ज़्यादा सुना नहीं और वो फ़ोन नीचे रखकर चुपचाप वहाँ से चला गया। एक दिन नए ड्राइंग टीचर आए, रामशंकर निकुम। एक दिन की बात है, उसके बोर्डिंग स्कूल में एक नए ड्राइंग टीचर आए जिनका नाम था रामशंकर निकुम, वही गुरु जिनका जिक्र ऊपर किया जा चुका है। आए भी तो एक तूफान की तरह, नियम कायदे अनुशासन को तोड़ने के संदेश के साथ। जो मन में है, जो आपकी कल्पना में है, उसे कागज़ पर उतारो। वही सर जिनके बारे में अभी ऊपर जिक्र किया जा चुका था, वह बड़े ही अनुशासन नियम में रहने वाले थे और उन्होंने बच्चों से कहा कि जो भी उनके मन में है वो उनकी कल्पना एक कागज़ पर या एक ड्राइंग शीट पर बनाए। हर बच्चा अपने मन से चित्र बना रहा था, पूरे क्लासरूम में जैसे रंगों का एक कार्निवाल सा सज रहा हो, लेकिन कागज़ की एक शीट अब भी कोरी थी। हर बच्चा उनके कहे अनुसार अपने अपनी शीट पर रंगों के द्वारा कुछ न कुछ बना रहा था जो उसके मन में था, लेकिन एक जो बच्चा था जिसका नाम ईशान था, वह कुछ भी नहीं लिख रहा था, उसकी शीट अभी भी पूरी सादी थी। निकुम सर की नज़र इस कार्निवाल पर से घूम कर उस सफ़ेद शीट की ओर जाती, इस उम्मीद के साथ जाती कि वहाँ रंगों ने अपना खेल शुरू कर दिया होगा। बार बार निकुम सर उसके पास जाते और देखते उसकी शीट सफ़ेद है। वह सोचते अब शुरू करेगा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया था। लेकिन शीट तो कोरी ही मिलती थी, हर समय वो उनकी शीट वाइट ही दिखती थी। उस चुप्पे से बच्चे से बात करने की कोशिश की, लेकिन जवान तो क्या,
उसकी उदास आंखें भी कुछ बोलने से इनकार कर रही थी। वह बहुत ही उदास रहता था और कुछ भी बात नहीं कर रहा था और कुछ भी करने के लिए भी वह चुपचाप बैठा था। उसके बारे में जानने के लिए ईशान की दूसरे विषयों के होमवर्क की कॉपियाँ देखी। कुछ और अधिक जानने के लिए मुंबई उसके घर चले गए। एक बार निकुंज सर ने ईशान के बारे में जानने के लिए उसके और दूसरे विषयों के कॉपीज़ देखी और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उसके परिवार वालों के पास मुंबई चले गए। ईशान की चीज़ें देखी तो पता चला कि उस चुप्पे से बच्चे के भीतर तो एक रंगों का जादूगर छिपा बैठा है। कल्पनाशीलता की जो उड़ान यहाँ है वह किसी आम बच्चे में तो नहीं होती। ना समझी एक इतनी बड़ी प्रतिभा को बर्बाद कर रही है। तय किया कि ऐसा नहीं होने देंगे। निकुंज सर को ईशान की चीज़ें देखने से उनको यह पता चला कि वो एक आम बच्चा नहीं है। उसकी कल्पना बहुत ही ऊंचाई तक है और वह उसकी इस प्रतिभा को जरूर निखार कर रहेंगे। पहले तो पिता को डांट पिलाई, बताया कि डिस्लेक्सिया नाम की एक बीमारी होती है जिसमें बच्चे को शब्दों और अंकों की जटिल प्रक्रिया को समझने में दिक्कत होती है। निकुंज सर ने ईशान के पिताजी को कहा कि एक बीमारी जिसका नाम डिस्लेक्सिया है वह कुछ बच्चों में होती है और जिसके वजह से बच्चों में शब्दों और अंकों को पहचानने में दिक्कत होती है। जो चीज़ें जो आम बच्चों को आसानी से समझ में आ सकती है उन्हें समझाने के लिए उस पर अतिरिक्त मेहनत किए जाने की ज़रूरत है। लेकिन उसकी उस एक अक्षमता को लेकर कोसते रहने से एक कलाकार के रूप में उसकी प्रतिभा को बर्बाद किया जा रहा है। इस प्रकार से इस बीमारी के द्वारा उस बच्चों को जिसको ये बीमारी होती है उसको उस चीज़ को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। उसके लिए उसको समझाने की अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता होती है। इसलिए उसको कोसते रहना सही नहीं है। एक कलाकार के रूप में उसकी प्रतिभा को पहचानना बहुत ही ज़रूरी होता है। स्कूल में प्रिंसिपल को भी समझाया कि एक होनहार बच्चे को नालायक मानकर कोसा जा रहा है और नष्ट किया जा रहा है। उसे डांट की नहीं, समझने की ज़रूरत है, सहानुभूति की ज़रूरत है। निकुंज सर ने स्कूल के प्रिंसिपल को भी यह बात बताई कि सहानुभूति के द्वारा उस बच्चे को नालायक न जानकर उसको समझाने की आवश्यकता है। इस प्रकार उन्होंने उस बच्चे पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वह अपने काम पर लग गए। उस चुप्पे बच्चे की पहले तो जबान लौट आई, फिर उसकी कल्पना शक्ति और कुछ दिखाने की इच्छा। दूसरे विषयों पर भी वे उसके साथ मेहनत करते रहे और फिर एक दिन निकुंज सर ने एक अनोखा ऐलान किया स्कूल में एक ड्राइंग कंपटीशन का। इसमें सब हिस्सा लेंगे, बच्चे भी और टीचर भी। इस प्रकार से निकुंज सर ने उस बच्चे पर मेहनत करनी शुरू कर दी, उसके कार्यों पर ध्यान देना शुरू कर दिया और तभी उन्होंने एक ड्राइंग कंपटीशन का ऐलान कर दिया कि ये ड्राइंग कंपटीशन होगा जिसमें बच्चे और टीचर सभी पार्टिसिपेंट या भाग लेंगे। नियत दिन पर कंपटीशन शुरू हुआ, लेकिन सब आए, लेकिन ईशान का कहीं पता ही नहीं था। समय हो गया था। राजन से पूछा तो पता चला कि वह तो सुबह ही उठकर कहीं चला गया था। वह गया था झील के किनारे उसके पूरे वातावरण को सुबह की आभा में अपने भीतर समेटने। कंपटीशन शुरू हो गया। सभी लोग आ गए थे, लेकिन ईशान कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। तब निकुंज सर ने राजन से पूछा तो उससे पूछा तो यह पता चला कि वह सुबह ही उठकर कहीं चला गया था। उसको ढूंढने जब गए तो पता चला वह एक झील के किनारे बैठा है। क्या कर रहा है? वह पूरे वातावरण मतलब सुबह का जो प्राकृतिक वातावरण था उसको अपने अंदर समेट रहा था। उसने अपने मन में उस वातावरण को, उस दृश्य को पूरी तरह उतार लिया था। 1 घंटा बीत गया था। निकुंज सर निराश हो गए थे, लेकिन तभी वह दिखाई दिया और बिना कुछ बात किए काम पर लग गया था। 1 घंटे बाद वह आया और उसने अपने काम शुरू कर दिया। निर्णय के लिए आई थी प्रख्यात चित्रकार ललिता लाजमी। प्रिंसिपल साहब ने निर्णय की घोषणा की कि 2 चित्रों के बीच टाई है, जीतना तो एक ही को है, इसलिए गुरु निकुंज सर पीछे रह गए और जीत गया शिष्य ईशान। निर्णय करने के लिए या जज के रूप में एक प्रख्यात चित्रकार आई थी
जिनका नाम था ललिता लाजमी। प्रिंसिपल साहब और उन जज ने निर्णय की घोषणा की और 2 चित्र इनके बीच में जो रिजल्ट था वो टाई था, जिसमें एक निकुंज सर का चित्र था और एक ईशान का। इस प्रकार से विनर के रूप में या जीत किसकी हुई? ईशान की, और निकुंज सर पीछे रह गए। तालियों के शोर हो रहा था, लेकिन ईशान अपने में सिमटा बच्चों के पीछे दुबका जा रहा था। ईशान का जो चित्र था वह प्रथम स्थान पर आया और इस तालियों के शोर से ईशान चुपचाप अपने आप को समेटता हुआ बच्चों के पीछे खड़ा हुआ था। स्कूल की एनुअल रिपोर्ट छपी तो उसके पहले आवरण पर छपी थी ईशान की पेंटिंग और पीछे के पृष्ठ पर निकुंज सर की पेंटिंग। ईशान का चेहरा रंगों के अंतरिक्ष के बीच में खुशी से खिला हुआ था। स्कूल की एनुअल रिपोर्ट छपी, एक पत्रिका छपी जिसके पहले पृष्ठ पर, पहले पेज पर ईशान की पेंटिंग छपी हुई थी और पीछे वाले पृष्ठ पर निकुंज सर की पेंटिंग छपी थी। ईशान बहुत ही ज़्यादा खुश था, उसका चेहरा पूरी तरह से खिला हुआ था, जैसे उसको सारी खुशी मिल गई थी। इस प्रकार से ईशान को यह खुशी देने के लिए धन्यवाद निकुंज सर। यानी जिस बच्चे को डांट के अलावा और कुछ नहीं मिलता था, उस बच्चे को निकुंज सर ने लोगों के दिलों में स्थान बना दिया। हम भी ऐसे गुरुओं को धन्यवाद देते हैं जो अपने शिष्यों को सही मार्गदर्शन देते हैं और उन्हें निखारते हैं और मानव से इंसान बना देते हैं, क्योंकि ज्ञान और शिष्टाचार के बिना मानव इंसान नहीं बन सकता। इसलिए प्राचीन समय में उसे आदि मानव कहा जाता था, क्योंकि उस समय ज्ञान और शिष्टाचार का अभाव था।